हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करने लगें तो दोनों ही यहाँ पर टूटे हुए नज़र आए। अगर हम जैसे निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 वाज डाउन बाय 1.54%। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की यहाँ पर बात करने लगे, बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पर निफ्टी से ज़्यादा टूटा और ये 2.26% डाउन गया। नाउ ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो उतनी बड़ी परसेंटेज वाइज गिरावट नजर नहीं आती। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करने लगे, खासतौर से मिड कैप्स या स्मॉल कैप की बात करने लगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नजर आती है। और अगर हम यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप को एक बार सर्च भी करने लगे तो शायद निफ्टी स्मॉल कैप में ज़्यादा बड़ी गिरावट नजर आए परसेंटेज टर्म्स में 2.87%। और अगर निफ्टी मिड कैप की बात करने लगे तो शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीन्स 3.11%। लेकिन ऐसे में अगर आप एक चीज देखो, ये एक लंबे टाइम से अगर हम मिड कैप की बात करने लगे, मिड कैप इंडेक्स 29,218 यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 10 मंथ्स बैक, मार्च 23 में। और अभी जो इसने आज मॉर्निंग में हाई बनाया था दैट वाज 48,000। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर गेन देखने लगे तो ये 65% का अपसाइड था इन लास्ट 10 मंथ्स। तो ये बहुत बड़ा अपसाइड है। और इसके बाद एक ही दिन में इस तरह से नीचे आ जाना, 3% गिरना, तो ये कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। मीन्स अगर बिल्कुल टॉप पर जाकर एक अच्छी खासी गिरावट आए एक ही दिन में, तो इस बात को मैं एक्चुअल में ऐसे समझता हूँ कि जो गिरावट अगले 6-7 दिन में आनी थी, 6-7 डेज में आनी थी, वो एक ही दिन में आ गई। क्योंकि यहाँ पर जो वीक हैंड्स हैं उनको जैसे पेड़ को हिलाकर फल गिराए जाते हैं ना, उनको ऐसे गिराया जाता है। जो मीन्स बिना चार्ट पैटर्न के, बिना बिजनेस को समझें और सिर्फ इस बात पर हाई प्राइस पर बाय करते हैं कि उनके हाथ से कोई गाड़ी ना छूट जाए। तो ये पिछले 2-3 दिन से मैं भी काफ़ी चैलेंज देख रहा था। जैसे मैंने बताया कि हमने अपनी एडवाइजरी सर्विस शुरू की है और 2 रिसर्च रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हालाँकि जितने लोगों ने मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी, सबके साथ अभी कनेक्ट नहीं कर पाए। काफ़ी कम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगले 2 मंथ्स में सबके साथ कनेक्ट हम कर लेंगे। तो वो एक अलग बात है। लेकिन उनके मेरे पास इस तरह के रिप्लाई आए कि विवेक भाई, आपको नहीं लगता कि इस तरह की रिकमेंडेशंस देनी चाहिए जो बहुत अच्छी तेजी में हैं? आपको इस तरह के स्टॉक्स रिकमेंड करने चाहिए जो यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स हैं। ये कल की ही बात है, कल ही इस तरह की बात आई थी। और आज इन रेलवे स्टॉक्स का क्या हाल हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम यहाँ पर आरवीएनएल की हम बात करते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड, दिस इज डाउन बाय 9.86%। उसके बाद में हम इरकॉन की बात करते हैं एक बार, और ये हमारा 14% डाउन है। एक बार रेलटेल की बात करते हैं हम यहाँ पर, और रेलटेल यहाँ पर 12.78% डाउन है। उसके साथ में बाकी एक दो और स्टॉक्स हैं, उनकी भी हालत यही है। आईआरएफसी की बात करते हैं एक बार, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सो दिस इज 8.48% डाउन। और इवन IRCTC is also down, that is also railway stock, this is down by 8.92%। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि तो विवेक भाई, क्या हम पैसे नहीं कमाएं? क्या हम चलते हुए स्टॉक में यहाँ पर बाई ना करें? और ऐसा क्या नहीं है कि जो स्टॉक्स पैटर्न बना रहे थे वो जो काफी नीचे हैं वो नहीं गिरे क्या? देखो, जब मार्केट में गिरावट आती है तो सब कुछ गिरता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने की जरूरत है। जब कभी भी मार्केट में ओवरऑल इस तरह का फॉल आए कि मीन्स एवरी स्टॉक इज गोइंग डाउन, तो अपनी रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन मार्क तब लगाना चाहिए जब पूरी मार्केट तो चल रही है और आपके स्टॉक्स ना चल रहे हो। जिस दिन मार्केट में ओवरऑल एवरीथिंग इज डाउन, मींस यू नेम इट, एंड दैट इज डाउन बाय 4-8%, 4%, 5%, 6%, इवन 10%, 12%, तो वहां पर नहीं देखा जाता। जब सुनामी आती है तो ये नहीं देखा जाता कि किसके घर में पानी भरा, हाँ मेरे घर में पानी भर गया, दैट्स ओके, मींस सबके घर में यहाँ पर पानी भरा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें उस दिन देखना चाहिए कि जब सुनामी तो आई नहीं, सिर्फ 2 बूंदें गिरी और अपने घर में पानी भर जाए। उस दिन हमें सोचने की बात है कि व्हाट्स रॉन्ग इन आवर स्ट्रैटेजी। आज के दिन में किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है स्ट्रैटेजी में कहाँ प्रॉब्लम है। अगर स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम सोचनी है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हैं उनसे बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें रैली नहीं लेनी चाहिए, लेकिन रैली लेते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर, हम यहाँ आरवीएनएल की बात करते हैं। जैसे आरवीएनएल को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें क्या कोई चार्ट पैटर्न है कहीं पर?
इसमें चार्ट पैटर्न था अगर हम देखें, सो दिस वाज द चार्ट पैटर्न। अगर हम देखें तो ये चार्ट पैटर्न हमारा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा था। सो दिस वाज द कप, दिस वाज द हैंडल, और यहाँ पर इसका जो टारगेट निकल कर आता था, अगर हम यहाँ पर मार्क करें और इसको मार्क करके ऊपर की तरफ प्लेस करें, तो हमारा टारगेट आता था 179 का, जो हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब जब ये टारगेट अचीव हो गया तो नीचे की इसकी कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद में हमें दूसरा पैटर्न देखने की जरूरत है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पैटर्न बना क्या, चलो हम मान लेते हैं कि ऊपर की राइट कैंडल का स्पेस हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि खत्म हो गया, तो हम इसको फिर से कप विद हैंडल पैटर्न मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कप है और ये हमारा हैंडल है। उसके बाद में इसका पैटर्न हम लगाते हैं कि इसमें हमारा कितना टारगेट निकल कर आता है। हमने यहाँ पर टारगेट लिया और टारगेट लेकर हमने यहाँ पर इसका टारगेट लगाया 234, इसका हमारा टारगेट आया, तो यहाँ पर हमें इस प्राइस पर निकल जाना चाहिए था। अब इस प्राइस पर निकलने के बाद में इसके ऊपर ये कितना जाएगा, हु केयर्स एंड हाउ डू वी नो अबाउट इट। काफी लोग क्या सोचते हैं कि अब ये नहीं रुकने वाला, अब ये जो इसरो है अपना, इसरो का काम खत्म हो गया, अब हम इसी को चांद पर भेजेंगे और मंगल ग्रह पर भी इसी को भेजेंगे और सूर्य के दर्शन भी यही करके आएगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। बिना चार्ट पैटर्न के हाउ कैन वी ट्रेड। मीन्स गाड़ी उठाई, स्टार्ट की और चल दिए, जस्ट बिकॉज कि कोई गाड़ी स्पीड से भाग रही है। अरे किस डायरेक्शन में है, क्यों भाग रही है, बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल क्या है, टेक्निकल क्या है। हमें ट्रेड लेने से पहले पता तो होना चाहिए कि किस बेस पर हमने ये ट्रेड लिया है और किस बेस पर हम इस ट्रेड से निकलेंगे। अगर हमें इस बात का नहीं पता, देन वी आर डूइंग ए रॉन्ग ट्रेडिंग। और उसके साथ में एक और दूसरी मिस्टेक होती है कि इसको भागते हुए ऐसा देखते हैं कि पिछले 4-5 दिन से लगातार भागते हुए देख रहे हैं। तो अभी 50 मीन्स 4 लाख रुपीस हैं टोटल पोर्टफोलियो में। अच्छा 2 लाख इसमें डाल देते हैं, 2 लाख किसी दूसरे में डाल देंगे। कम ऑन, वी मस्ट नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। 5% से ज्यादा किसी एक स्टॉक में जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं सिर्फ वही लगा पाते हैं। मीन्स जब तक हम उस लेवल तक एक्सपर्ट नहीं होते, और उस एक्सपर्ट के लेवल की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। उस एक्सपर्ट को हम ऑपरेटर कहते हैं, कोई और नहीं कहता, जिनके हाथ में उस स्टॉक को जितना मर्जी उठाना और जितना मर्जी गिराना होता है। वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर ऑपरेटर बनने की है, और ऑपरेटर 1000 करोड़ से पहले नहीं बना जाता, उसके बाद ही ऑपरेटर बना जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है। हम एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर लेने लगे, जैसे इरकॉन की बात करते हैं, ये बहुत ध्यान से समझने वाले पॉइंट्स हैं कि हम कहाँ और कैसे मिस्टेक करते हैं। इससे पहले देखें, ओके दैट वाज ए पैटर्न। ये पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से नजर आता है, ये भी कप विद हैंडल पैटर्न है। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक कप है, ये एक हैंडल है और ये एक और हैंडल है। उसके साथ में इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आया। टेक्निकल टारगेट हमने इसका ऊपर मार्क किया और टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब जब टारगेट हमारा अचीव हो गया, तो यहां टारगेट अचीव होने पर निकल जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आई हैड एग्जिटेड एट 103 और ये तो ऊपर जाए जा रहा है, तो जाने दो यार, क्या हो गया। आपने 15-16% पैसा कमाया ना, अपना पैसा बन गया, बस उतनी बात है। अब नया पैटर्न बनने दो, जब नया पैटर्न बनेगा देन वी विल ट्रेड। अब इसके बाद में नया पैटर्न बना यहाँ पर, अब ये नया पैटर्न है। यहाँ पर फिर से एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बना। कॉम्प्लेक्स मींस यहाँ पर एक से ज्यादा हैंडल होना। सो 1 हैंडल, 2 हैंडल एंड 3 हैंडल। इस तरीके से 3 हैंडल्स हुए। यहाँ पर हमने फिर से पैटर्न लगाया, मींस टारगेट सेट किया, और ये टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं है, इट्स अ गुड मनी। हमने यहाँ पर इसको सेट करके 27% कमाने का मौका मिला, हमारा फिर से टारगेट अचीव हो गया। अब यह टारगेट अचीव होकर इसके बाद टॉप पर खरीदने की बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह के जितने भी हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हैं, इन सब ने भी अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, ऐसी बात नहीं इन्होंने टारगेट अचीव नहीं किए। अब पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई अब इस केस में क्या किया जाए। अब हमने टारगेट टेक्निकल्स नहीं देखे, अब ये ऊपर चला गया, अब क्या करें। देखो ये उन्हीं बच्चों जैसी कहानी हो गई कि जिनको माँ बाप कहते कहते थक गए कि बच्चा पढ़ लो, बोर्ड के एग्जाम है, पढ़ लो, बोर्ड के एग्जाम है। अब पढ़ाई की नहीं, अब एग्जाम में पेपर बेकार गया कि पापा अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, फेल हो गए, अब दोबारा से तैयारी करो। 1 साल बेकार हो गया है, अब इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। मीन्स ग्रेस दे के, पहले ग्रेस का सिस्टम होता था, मीन्स अगर 3, 4, 5 मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में कम रह जाते थे, बाकी सब्जेक्ट में पास होते थे तो ग्रेस से पास हो जाते थे। अभी तो वो सिस्टम भी नहीं है। तो ईश्वरी मालिक है इन स्टॉक्स में इस तरह से। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इनकी कहानी खत्म हो गई है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अभी ऊपर नहीं जाएंगे। क्या विवेक भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि अभी ऊपर नहीं जाएंगे, रेलवे स्टॉक की कहानी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचेगा इसमें, ऐसा नहीं है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस स्टॉक ने 1.5 years बैक 35 का लो बनाया था एंड इट हैज मेड ए हाई ऑफ 280। ऐसा क्या हुआ, क्या इतनी अर्निंग्स बढ़ गई? ऐसे नहीं है। 7-8 टाइम्स किसी स्टॉक का ऊपर जाना, उसके बाद में
फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट करके बाय करना कभी भी समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। अब एक और जो रिस्क आता है, ऐसा नहीं है कि वापस से ऊपर नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन होगा, चार्ट पैटर्न बनेगा, ऊपर जाएंगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा। हम अब यहाँ पर हम आईआरसीटीसी का एक बार एग्जांपल लेते हैं। आईआरसीटीसी के एग्जांपल में सेम कहानी यहाँ पर हो रही थी, जब ये एक हाई फ्लाइंग स्टॉक इसी तरीके से बना हुआ था, लेकिन अगर पैटर्न के बेस पर तब भी ट्रेड किया होता और यहाँ पर हमने ये पैटर्न देखा होता कि ये पूरा एक बड़ा सा कप विद हैंडल पैटर्न है और इसका टेक्निकल टारगेट हमारा लगा होता और टेक्निकल टारगेट पर हम निकल चुके होते, तो किसी भी तरह के नुकसान की कोई बात ही नहीं थी। हमने यहाँ पर ये टेक्निकल टारगेट लगाया, टेक्निकल टारगेट हमारा अचीव हुआ, हम यहाँ पर निकल गए। अब निकल गए तो फिर ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि यार हम 643 पर निकल गए एंड इट इज गोइंग टू 1300, ये तो नुकसान हो गया। इसको नुकसान करना नहीं कहते, इसको समझदारी से ट्रेड लेना कहते हैं। उसके बाद में एक और यहाँ पर पैटर्न बना और इस पैटर्न के बेस पर भी ये छोटा सा ही पैटर्न है, यहां तक हम निकल चुके होते। नाउ जैसी ये कैंडल बनी थी उस टाइम पर, इसी तरह की कैंडल्स आज की डेट में सारे रेलवे स्टॉक्स में बनी हैं। और इस तरह की कैंडल्स बनने के बाद में अंजाम क्या होता है, ये कुछ इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं और कंसोलिडेशन कुछ इस तरह की लंबी चलती है और पता नहीं चलता ये कब तक ऊपर जाएंगे। क्योंकि इस बात के बेस पर स्टॉक तो मीन्स एक रैली तो आ गई, अंधी रैली तो आ गई, लेकिन अंधी रैली के साथ में जिस न्यूज के बेस पर ये रैली आई थी, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि उनकी अर्निंग्स उतनी बढ़ी क्या? क्या हमारी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 7-8 टाइम्स हमारी अर्निंग्स हो गई जिस तरीके से ये स्टॉक्स चले? ऐसा तो नहीं हुआ ना, जैसे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स स्काई रॉकेट हो गए। तो हमें इन सब बातों को समझदारी से देखना है। हमें सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी-सी एक फिगर बताता हूँ। अगर हम अपने पैसे को 3 इयर्स में डबल कर सकें, 3 इयर्स में डबल, कि विवेक भाई इतने से क्या होगा? इतने से मैं बताता हूँ क्या होगा। 3 इयर्स में डबल करने से हमारा पैसा 10 इयर्स में 10 टाइम्स होता है एंड 20 इयर्स में 100 टाइम्स होता है एंड 30 इयर्स में 1000 टाइम्स होता है एंड 40 इयर्स में 10,000 टाइम्स होता है। अब बात ये आती है विवेक भाई 40 इयर्स किसने देखे हैं? तो हाँ, जितने भी दुनिया में रिचेस्ट है ना, वो सारे 60 से ऊपर के ही हैं। वो कोई 20-20 साल के लड़के नहीं हैं कि अभी 4 गर्ल्स के साथ घूम रहे हैं और कॉलेज में सीटी बजा रहे हैं और उनके पास बिलियन डॉलर्स हैं। ऐसा नहीं होता। पैसा कमाने में टाइम लगता है और यहाँ पर 20 इयर्स में 100 टाइम्स पैसा होना, कि अगर आपके पास 10 लाख भी हैं, तो 10 लाख का 10 करोड़ हो गया आपका। और बात ये आती है कि 10 करोड़ तो विवेक भाई कुछ भी नहीं होता। तो 10 करोड़ कुछ भी नहीं होता, तो 10 लाख जो अभी हैं वो भी तो कुछ भी नहीं है। यानी कि अभी अपनी हैसियत उतनी ही है, इस बात को समझने की जरूरत है। और जिसके पास 10 करोड़ हैं, उसका 10 करोड़ का 1000 करोड़ बनता है। और 3 इयर्स में डबल करने के लिए हमें 26% की सीएजीआर चाहिए होती है। और 26% की सीएजीआर लाने के लिए अगर आप बिजनेस समझकर, फाइनेंशियल समझकर और टेक्निकल समझकर काम करोगे ना, इट्स अ गारंटी कि 26% की सीएजीआर आएगी। अगर आप 3 साल तक लगातार इस बेस पर ट्रेड करते रहोगे, तो 20 इयर्स में पैसा 100 टाइम्स होता है। ये कोई छोटी-मोटी अमाउंट नहीं है। 100 टाइम्स एक बार, उसका 100 का 100 टाइम्स दूसरी बार। और एक बार जब हम अपने पैसे को 10 इयर्स में 10 टाइम्स कर लेते हैं ना, तो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप यंग होने शुरू हो जाते हो। आप बूढ़े नहीं होते फिर उसके बाद में। एक बार आपके पास मार्केट से पैसा कमाना आ जाए, बिना फ़िक्र के, बिना परेशानी के, बिना मार्जिन के और एक सिस्टमैटिक अप्रोच से, आप बूढ़े होते ही नहीं हो फिर। फिर चेहरे पर अलग ही चमक रहती है। तो इस तरीके से उसके बाद जर्नी एन्जॉय करते हैं और फिर 30 इयर्स भी हम ज़िंदगी देखते हैं, 40 भी देखते हैं और 10,000 टाइम्स भी अपने पैसे को करते हैं। यानी कि जिसके पास सिर्फ 10 लाख रुपीज़ हैं और वो अगले 40 इयर्स तक ₹1 भी ना डाले, तो उसके भी यहाँ पर 1000 करोड़ बनते हैं। ये कैलकुलेशंस है, सिंपल मैथ है, लेकिन इस सिंपल मैथ के लिए हमें क्या करना है? एक एक्स्ट्रा ग्रिड से बचना है और इस बात से बचना है कि यार ये स्टॉक उतना भाग गया, मैंने क्यों नहीं लिया? देयर आर मोर देन 1500 एक्टिव स्टॉक्स ऑन निफ्टी मीन्स एनएससी। कौन सा कल को कितना बढ़ेगा, हाउ डू वी नो? अगर इतना ही पता होता और हम इतने ही लकी होते, तो मार्केट से पैसा कमाने के बदले यहाँ पर मुकेश अंबानी के घर में पैसा नहीं, मीन्स वहां जन्म नहीं ले लेते। अगर हम इतने ब्लेस्ड होते कि ये पता चल जाए कल कौन सा भागेगा। फिर तो रतन टाटा शादी करते और रतन टाटा सर जी के घर में आप ही पैदा होते और आप ही सबसे रईस होते फिर उस टाइम पर। तो यहाँ पर इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है। और अभी बात ये आती है कि विवेक भाई आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक में क्या है? तो देखो, आईआरसीटीसी में पहले एक पैटर्न बना, उस पैटर्न के बेस पर टारगेट अचीव हुआ, अगर आप यहाँ पर ये पैटर्न देखते हो।
और ये पैटर्न के बेस पर हमारा जो टारगेट आया वो टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको। अब टारगेट अचीव हो गया तो यहाँ से निकलो। एक बार टारगेट अचीव हो गया निकल जाना चाहिए। अब उसके बाद में कहाँ से कहानी आती है कि अगर इसका एक और पैटर्न बन जाए आगे चल के तो क्या उसमें कैरी ओवर करना चाहिए? तो अभी इसमें पैटर्न है, आप ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर ये पैटर्न की बात करें और हम यहाँ पर इसको मार्क करें तो हमारा जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई निकल कर आता है, जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, एंड दैट इज 1200 समथिंग, राइट। तो अब जिसने यहाँ पर इस पैटर्न के बेस पर ट्रेड लिया, ऊपर गया नीचे आ गया, इट्स ओके। ये कौन सा, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि जो लोग इसको बाय नहीं कर पाए, यहाँ पर जो लोग बाय नहीं कर पाए या फिर जो रैली निकल गई, अब वो दोबारा से बाय कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टॉक अभी हैं जो इस रैली में ब्रेकआउट दे चुके हैं, प्रॉपर पैटर्न के बेस पर हैं, जिनकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, जिनका बिजनेस सॉलिड है, और वो रिट्रेस हुए हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पड़ोसी को बुखार हो गया, इसलिए उनको भी बुखार हो गया, क्योंकि ये बुखार आता है तो सबको आता है। ऐसे में उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करने की जरूरत है जहां बिजनेस अच्छा है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और जिनमें प्रॉपर पैटर्न के बेस पर ब्रेकआउट आए हैं और ब्रेकआउट के बाद वो रिट्रेस भी हो गए हैं, यानी कि ब्रेकआउट भी आ गया और आप सेम प्राइस पर उसको परचेज भी कर पा रहे हो। हाई फ्लाइंग स्टॉक्स की मींस जब आप कभी मर्सिडीज परचेज करने जाओगे, बीएमडब्ल्यू या ऑडी परचेज करने जाओगे ना अपने पैसों से, तो कार का शोरूम वाला कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से स्टॉक से पैसे कमाए हैं। वो सिर्फ ये पूछेगा पैसे हैं या नहीं है, दैट्स इट। तो इस बात की होड़ में कभी मत आओ कि मैं हाई फ्लाइंग स्टॉक से पैसे कमाऊं। नो, देयर इज नो नीड फॉर दैट। ये हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में इतनी मार पड़ेगी क्योंकि हाई फ्लाइंग स्टॉक में लोग एक और क्या गलती करते हैं, वो क्विक पैसा बनाने के चक्कर में अपने पास 1 लाख है, 2 लाख का माल उठाते हैं मार्जिन पर, और जब एक ही दिन में वो 14% गिरता है ना, तो 28,000 रुपीज का नुकसान होता है और उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख की होती है, क्योंकि 2 लाख का माल उठाया, 2 लाख के ऊपर 14% नीचे आना या 10% नीचे आना, 20,000 हो गया। टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख का था, 20,000 साफ। समझ में नहीं आ रहा है कि अब कल भी अगर गिर गया तो क्या होगा। अब कल भी जैसे ही गिरेगा और अगर वो फर्दर 5% भी गिर गया तो 10,000 और चले गए, 30,000 चले गए, 30% का नुकसान है। तो यहाँ पर फिर वो स्टॉप लॉस लगाकर निकलते हैं। यहाँ समझदारी दिखाने की जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर चलो और उसको शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूट करते चलो, दैट्स इट। अगर एवरी 6 मंथ्स आप 15% भी पैसा कमाते हो ना, और 15% कमाने का कोई बहुत बड़ा मीन्स ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे अगर हम आईआरसीटीसी की बात करने लगे हैं अभी, तो इसमें जो पैटर्न बना हुआ है, क्या 6 मंथ्स में ये पैटर्न की तरफ को वापस नहीं चलेगा? क्या ये 15% यहां तक 6 मंथ्स में नहीं जाएगा? तो देखो टाइम के चलते आपको खुद पता चल जाएगा कि 15 मीन्स इतने टाइम में वहां तक जाता है या नहीं जाता है। मुझे यहाँ पर गारंटी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर 6 मंथ्स में 15% आप कमाते गए तो 30% आता है। 30% में से आपने 30 का 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे दिया तो 26% बचता है, और 26% के हिसाब से 20 ईयर्स में आपका पैसा 100 टाइम्स होता है। और जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर कर चलते हो ना, तो 26% नहीं बनता, उससे ज्यादा बनता है, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक अप्रोच आ जाती है। आप तसल्ली से, ठंडे दिमाग से, कूल रहकर यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हो, और उसी में पैसा है। यहाँ मार्केट में जब सब कुछ रेड हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती। यहाँ ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सारे स्टॉक वापस से चलते हैं, लेकिन अगर पैटर्न्स नहीं है तो लंबे कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, और अगर पैटर्न है तो वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा। आप सबने समझना है, दोस्तों के साथ शेयर करो। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।